नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 13 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और अभ्यास प्रश्नों को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वह फ्रंट पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से है। इसके तहत आज जो हमारी खबर आई है वह संबंधित है भारत सरकार के एक प्रयास से, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के दृष्टिकोण से एक नए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का नाम दिया गया है। अब यह जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का पैकेज है वह इस पृष्ठभूमि में दिया गया है कि जब कोरोना वायरस के चलते जब कोरोना महामारी के चलते जब हमने मार्च में लॉकडाउन को लगाया, तो उस लॉकडाउन को लगाए जाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में भी गिरावट देखी गई। अब यह जो गिरावट है वह जून और उसके बाद तक लगातार देखी गई। जब हमने जून और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, तो अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राफ है वह सकारात्मक दृष्टिकोण में आना दिखाई देता है। विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर के बहुत सारे आंकड़े इस बात को बताते हैं कि धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह रिवाइव कर रही है, पुनरुत्थान की ओर जा रही है। लेकिन यह जो पुनरुत्थान का दौर है वह पुनरुत्थान का दौर आगे भी बढ़ाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा अब आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत कुछ नए घोषणाएं की गई हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़े, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हो सके। जो लोग रोजगार को छोड़ चुके हैं या फिर जो व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते बेरोजगार हो गए, उनको दोबारा से रोजगार में लगाया जा सके, इसके लिए इस पैकेज को दिया गया है। इसके तहत कुल मिलाकर 12 प्रयासों की घोषणा की गई है, जिसको हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसे आत्मनिर्भर भारत 3.0 का नाम दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से रोजगार निर्माण, पुनः रोजगार को बढ़ावा है और इसके तहत अनेक उपायों की घोषणा की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस के बाद सितंबर अक्टूबर के हाल के समय में अर्थव्यवस्था में काफ़ी बेहतर स्थिति देखी गई है और इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां जैसे कि मूडी आदि द्वारा भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली समय में अर्थव्यवस्था और बेहतर स्थिति में होगी। इसके संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने भी कई आंकड़ों को इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है। जैसे कि अक्टूबर में जो रेल माल ढुलाई है वह सालाना तौर पर 20% बढ़ी है। अक्टूबर में जो ऊर्जा की खपत है वह 12% बढ़ी है। अप्रैल से अगस्त में जो एफडीआई निवेश है वह भी 13% बढ़ा है। 28 राज्यों में हमने राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी यानी एक देश एक राशन योजना लागू की है। हमारा जो शेयर बाजार है वह भी काफ़ी रिकॉर्ड स्तरों पर जा रहा है, निवेश में इसमें वृद्धि देखी गई है। हमारा जो Q3 है, जो आने वाला जो समय है, उसमें आरबीआई ने ये अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 का जो तीसरी तिमाही होगी, यानी आप कह सकते हैं अप्रैल, मई और जून, ये हो गई हमारी पहली तिमाही। जुलाई, अगस्त और सितंबर ये हो गई हमारी दूसरी तिमाही और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये हो गई हमारी तीसरी तिमाही। तो जो तीसरी जो तिमाही होगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली, उसके जब आंकड़े आएंगे तो आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है कि इस तीसरी तिमाही में हम एक सकारात्मक वृद्धि दर देख सकेंगे, जबकि जो पहली हमारी जो तिमाही गुजरी उसमें हमने
माइनस के लगभग 24% की नकारात्मक वृद्धि देखी थी। तो इसके तहत अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से सरकारों ने विविध उपायों को किया है, उसके माध्यम से न केवल निवेश को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जो नकारात्मक संकेत हम अब तक देख रहे थे वह भी जो है अब सकारात्मक हो सकेंगे। इसके तहत मत्स्य संपदा योजना के तहत भी भारत सरकार द्वारा लगभग 1681 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये तो हो गई कुछ निवेश की बात, कुछ घोषणाओं की बात। अब हम बात कर लेते हैं 3.0 के पैकेज के बारे में, जिसके माध्यम से सरकार ने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था में कुछ और महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं। अब इसके संदर्भ में जो कुल 12 उपाय की घोषणा की गई है, अब इसके तहत अगर हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 तीनों को अगर हम कुल मिला के जोड़ें तो भारत सरकार का ये दावा है कि अब तक कुल मिलाकर लगभग 29,87,641 करोड़ रुपए, यानी आप कह सकते हैं लगभग 30 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो वित्तीय उत्प्रेरण के रूप में दिए जा चुके हैं, जो जीडीपी का लगभग 15% है। इसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वह 9% बताई जा रही है। अब इसके तहत जो 12 ऐलान किए गए हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऐलान है वो हमारे होम बायर्स के लिए है, जिनको राहत दी गई है, जिसमें सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के रेट पर राहत को बढ़ाया गया है। यह जो नियम है इसके माध्यम से 2 करोड़ से कम कीमत वाले घरों को अब कम कीमत देकर जो है खरीदा जा सकेगा, और इससे जो है होम बायर्स को भी लाभ होगा और डेवलपर्स को भी लाभ होगा, और जो हमारे पास पहले से इमारतें बनी हुई हैं, घर जो बने हुए हैं, जो अब तक बिक नहीं सके हैं, उनको बेचने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए भी कुछ नए ऐलान किए गए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है, ताकि जो आर्थिक समृद्धि दर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत मनरेगा के तहत अब तक कुल मिला के लगभग 73,504 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में मांग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत अब किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी 65,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी ना हो, विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति के संबंध में। साथ ही साथ रोजगार बढ़ावा को देने के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है, जो उन संस्थानों को इसके तहत जोड़ा जाएगा जो नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। इसके तहत जो वो ईपीएफ में जो वो भविष्य निधि, या आप कह सकते हैं एक तरीके का रिटायरमेंट फंड, भविष्य निधि या एक प्रकार का जो रिटायरमेंट फंड होता है, उसका जो भुगतान है अब वो सरकार द्वारा किया जाने वाला है, जिसके तहत सरकार ने घोषणा की है कि जो नई नौकरियां दी जाएंगी उसके तहत कर्मचारियों की तनख्वाह का 12% जो हिस्सा है वो कर्मचारी की तरफ से और 12% हिस्सा जो एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है, इसका दोनों को मिलाकर जो 24% हिस्सा है वह सरकार 2 साल तक अदा करेगी। यह जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसका लाभ ऐसी कंपनियों को मिलेगा या ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जो ईपीएफओ, जो भारत सरकार की संस्था है, और इसके माध्यम से पेंशन, भविष्य निधि आदि के संदर्भ में प्रावधान किए जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ईपीएफओ के तहत अगर किसी रजिस्टर्ड कंपनी में ज्वाइन करता है और उसकी तनख्वाह 15,000 प्रति माह से कम है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 15,000 से कम मासिक तनख्वाह में कोरोना संकट काल के दौरान अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई है और वो दोबारा भी उसे ज्वाइन करता है, तब भी जो है उस योजना का लाभ वो उठा सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति कोरोना काल में कार्य कर रहा था और उसकी नौकरी चली गई, तो उसको दोबारा से वो ज्वाइन कर सकता है और उसका जो ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ जहाँ पे 50 या उससे कम कर्मचारी
कार्य कर रहे हैं तो कम से कम 2 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कम से कम 5 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड सारी संस्थाएं जो हैं इसका लाभ उठा सकती हैं। यह जो स्कीम है 30 जून 2021 तक जारी रहेगी और इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अधिकांश जो ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उनका जो है ये इसके तहत लाभ उठा सकेंगी। इसके तहत जो एमएसएमई क्षेत्र है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, जो व्यक्तिगत कारोबारी हैं, उनको भी जो है ऋण समय पर मिल सके, इसके लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाया गया है ताकि उनको 50 करोड़ या 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 20% एडिशनल क्रेडिट दिया जा सके। अगर इसको बहुत सरल शब्द में समझें तो इसका मतलब हुआ कि जो एमएसएमई क्षेत्र है, जो विविध प्रकार के बिजनेस एंटरप्राइज हैं, जो व्यक्तिगत कारोबारी हैं, उनको समय पर जो है ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए इसको प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ भारतीय क्षेत्र में भारत में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके, उस विनिर्माण को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम में कुछ और सेक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसके तहत अब इसमें 10 सेक्टर्स शामिल हैं। इसके लिए कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, आप कह सकते हैं लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें हम चीन से मुकाबला कर सकें। अभी कुछ समय पहले ही हमने चर्चा की थी कि मोबाइल क्षेत्र जो है वो भारत में निर्मित हो सके, इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जो कंपनियां भारत में इसका कारोबार करना चाहती हैं उनको बढ़ावा दिया जाता था। अब यह जो संख्या है उसको बढ़ाकर कुल 10 क्षेत्र कर दिया गया है ताकि भारत में अधिक से अधिक विनिर्माण हो सके। साथ ही साथ पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है और इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके तहत ये आशा की जा रही है कि हम इसके माध्यम से 12 लाख नए घरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकेंगे और इससे करीब 78 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके तहत जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो डेवलपर्स आदि होते हैं, वो जो मनी डिपॉजिट करते हैं या फिर सरकारी टेंडर्स आदि को लेने के संदर्भ में जो सिक्योरिटी आदि डिपॉजिट करते हैं उसकी राशि को भी कम किया गया है, जो 5% से घटाकर 3% कर दी गई है। और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जो सरकारी निविदाओं में बोली आदि लगाते हैं उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, जिससे वो अतिरिक्त खर्च कर पाएंगे। साथ ही साथ भारत में कोरोना से संबंधित वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए 900 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और इसके तहत यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में जब वैक्सीन का विकास हो जाएगा तो उसको खरीदे जाने के संदर्भ में और उसको वितरित किए जाने के संदर्भ में और अतिरिक्त खर्च भी किए जाएंगे। इसके तहत अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके माध्यम से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक अवसंरचना परियोजनाओं में करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए इसके माध्यम से फिनेंसिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ पूंजीगत खर्चों के लिए 10,200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी ऐलान किया गया है, जो अवसंरचना व्यय और रक्षा व्यय पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य रूप से सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश है उसको सरकार के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए ताकि इससे आगे चलकर मांग पैदा हो और जब डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी के वृद्धि होने की भी आशा की गई है। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत जानना जरूरी है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं।
अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है वो संबंधित है एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में चलाई जाने वाली आपराधिक अवमानना की कार्यवाही से। अब इसके संदर्भ में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही जो है, या आप कह सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना जो विषय है वो फिर से चर्चा में आ गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विषय जो है वो फिर से चर्चा में आ गया है, जो इससे पहले प्रशांत भूषण मामले में चर्चा में था। तो प्रशांत भूषण के मामले में जो है आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब यह जो मुद्दा है वो फिर से चर्चा में आ गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट पर किए गए ट्वीट्स के चलते न्यायालय की आपराधिक अवमानना का जो है मामला प्रारंभ किया जाने वाला है, जिससे आपराधिक अवमानना या फिर न्यायिक अवमानना फिर से चर्चा में आ गई है। इसके संदर्भ में महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की गई और अवमानना की कार्यवाही के संदर्भ में याचिका प्रस्तुत की गई है। अब इसके संदर्भ में सरकार की तरफ से भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इनके पश्चात कुणाल कामरा पर कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। इसके संदर्भ में जो सरकारी वकील हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उनका ये तर्क है कि जो संविधान के मूल अधिकार में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार न्यायिक अवमानना के युक्ति युक्त निर्बंधन के तहत विद्यमान है और इसमें किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को करते समय न्यायिक अवमानना ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके संदर्भ में जो कार्यवाही की जाने वाली है वो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ती है। इसके बारे में अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो कुणाल कामरा द्वारा हाल ही में अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जल्दी जमानत दिए जाने के संदर्भ में कुछ ट्वीट्स किए गए और उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगाया कि वो सत्ताधारी दल केंद्र सरकार के समर्थन में कार्य कर रही है और इसको जो है इस ट्वीट्स के आधार पर अब उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाने वाला है। तो अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, न्यायिक अवमानना की बात करें, तो इससे सामान्यतः तात्पर्य होता है कि जब हम किसी न्यायालय के प्रति असम्मान की भावना को दर्शाते हैं और न्यायिक आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। इसमें ऐसे व्यवहारों को भी शामिल किया जाता है जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और प्राधिकार अथॉरिटी को ठेस पहुंचती है। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों के मामले में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास यह जो है शक्ति है कि वो अपनी खुद की अवमानना के लिए किसी को दंड दे सकती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 142(2) और 215 के तहत भी इस प्रकार की शक्ति दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 215 के तहत हाईकोर्ट के पास भी इस तरह की शक्ति विद्यमान है। भारत सरकार द्वारा इसके संदर्भ में 1971 में कानून बनाया गया था जिसका नाम था न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। यह जो न्यायिक अवमानना है यह दो प्रकार की देखी जाती है, जिसमें सिविल न्यायिक अवमानना होती है जो किसी निर्णय को, विशेष रूप से न्यायालय के किसी निर्णय को, किसी डिक्री या हुक्म आदि को जानबूझकर नहीं माने जाने से संबंधित होती है। सामान्यतः इसे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लागू किया जाता है और यह निजी संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आपराधिक अवमानना की, तो आपराधिक अवमानना किसी भी ऐसे मैटर के प्रकाशन जिसमें शब्द, बोलना या लिखना शामिल होता है उनसे संबंधित होता है जो न्यायालय को बदनाम करते हैं। क्या करते हैं? न्यायालय को स्कैंडलाइज करते हैं या न्यायालय के अथॉरिटी को, प्राधिकार को कम करते हैं। साथ ही साथ
कोई ऐसा मैटर, शब्द बोलना या लिखना जो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, किसी भी तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा पहुंचाए, तो उसे भी जो है आपराधिक अवमानना के तहत जाना जाएगा और इसमें 6 माह की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। इसके तहत अवमानना की कार्यवाही व्यक्ति और संस्था दोनों के विरुद्ध की जा सकती है। हालांकि सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में अंतर यह है कि सिविल अवमानना में केवल जुर्माना लगाया जाता है, वहीं आपराधिक में हम जुर्माना व सजा दोनों को दे सकते हैं। यही कारण है कि आपराधिक अवमानना का जो विषय है वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जो लगातार चर्चा में बना रहता है। अब भारत में आपराधिक अवमानना की जो अवस्थिति है वह क्यों है और इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका की जो स्थिति है वह संविधान के निर्वचक के रूप में, मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में, कार्यपालिका और विधायिका पर संवैधानिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से, न्याय की रक्षा के रूप में, स्वतंत्रता समता की स्थापना के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सब की वो बेहतर ढंग से कार्यवाही कर सके, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहे, न्यायपालिका को टारगेट करते हुए कोई गैर न्यायोचित वक्तव्य या आक्रमण ना किया जा सके, इससे न्यायालय को बचाया जा सके, न्यायालय की छवि की रक्षा की जा सके। यही कारण है कि लोक हित में जो है इस प्रकार की अवमानना के अधिकार को दिया जाता है। हालांकि दूसरी ओर कई विद्वानों का ये तर्क है कि वर्तमान में जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, वह मूल अधिकार के रूप में स्थापित है और यदि इस प्रकार की अवमानना की शक्तियों को न्यायालयों को दिया जाएगा तो वह नागरिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इससे खुद न्यायपालिका का जो विकास है वह भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और न्यायपालिका के कार्यों की जो समय समय पर रचनात्मक आलोचना की जाती है और इसके माध्यम से जो जनता में जनमत निर्माण होता है उसमें भी समस्या आएगी। हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि जो न्यायिक अवमानना की कार्रवाई है वह कई बार प्रतिक्रियावाद के रूप में, रिएक्शनरी रूप में देखी जाती है और रिएक्शन के चलते कई बार होता है कि इससे न्यायपालिका की जो छवि है वह अच्छी होने के बजाय और भी खराब होती है, जिसके तहत हम इसमें व्यक्तिवादिता, जो सब्जेक्टिविज्म है, उसको भी देखते हैं, जिसमें जो न्यायपालिका है वो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर कार्य नहीं करती है। अब ये जो पूरा मामला है यह सोशल मीडिया के दौर में और जटिल हो गया है, जिसमें अनेक व्यक्तियों पर मात्र ट्वीट्स किए जाने के चलते कार्यवाही की जाने लगी है, जिसमें आप इससे पहले प्रशांत भूषण का मामला देख सकते हैं और अब ये कुणाल कामरा का मामला हमारे सामने है। जब न्यायपालिका द्वारा खुद बहुत सारे मुद्दे हल किए जाने हैं, जैसे कि कोलेजियम विवाद, न्यायालय में बैकलॉग की स्थिति, पेंडेंसी ऑफ केसेस, न्यायिक भ्रष्टाचार, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप आदि, तो न्यायपालिका द्वारा इस तरह की कार्यवाही कई बार उसकी खुद की ही प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से चोट पहुंचा सकती है। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों का ये तर्क है कि जो हमने न्यायालय की छवि को धूमिल करने या फिर न्यायालय की छवि को कलंकित करने के साथ न्यायालय के प्राधिकार को कम करने संबंधी जो क्लॉज को डाला है उस पर हमें पुनः विचार किए जाने की ज़रूरत है और इसको और अधिक स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। खुद न्यायपालिका द्वारा जो है समय समय पर अलग अलग केसों में इसके माध्यम से कहा गया है कि न्यायपालिका विशेष रूप से अवमानना संबंधी कार्रवाइयों के संबंध में संयमित दृष्टिकोण अपनाए और इसको मुलगांवकर वाद और इससे संबंधित वाद, हिंदुस्तान टाइम्स वाद आदि में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ न्यायालय की अवमानना का जो 1971 का जो कानून है उसमें 2006 में संशोधन किए गए थे और उसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अपनी डिफेंस में, अपनी रक्षा में सत्य को प्रस्तुत करता है उसको न्यायिक अवमानना नहीं माना जाएगा। यानी
अगर कोई व्यक्ति लोकहित में कोई बात बोलता है और वो बात फैक्चुअली सही निकलती है, वो बात जो है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सत्य होती है और उस व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, जो उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, वो जो है सद्भावनापूर्ण होता है, वो किसी भी प्रकार से न्यायालय को दुर्भावनापूर्ण या न्यायालय की छवि को जानबूझ के बदनाम करने वाला ना हो, तो उस स्थिति में भी उसको न्यायिक अवमानना से छूट दी जा सकती है। इसके संदर्भ में हमें देखना होगा कि जो विश्व के अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो अब न्यायालय को या फिर आप कह सकते हैं आपराधिक अवमानना जैसे जो उपकरण हैं उनको अधिक मान्यता नहीं देते हैं, और अगर उनको उनको किसी देश की कार्यवाही में शामिल किया भी गया है तो उनको और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा स्पष्टता दी गई है। जैसे कि कनाडा में आपराधिक अवमानना को वास्तविक, तथ्यात्मक और त्वरित खतरे के आधार पर ही माना जाता है। साथ ही साथ अमेरिकी अदालतों में जजों और न्यायिक मसलों पर टिप्पणी पर, केवल मात्र टिप्पणी पर अवमानना नहीं की जा सकती। साथ ही साथ यूके में भी इस तरीके कानून के निरसन की अनुशंसा की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवमानना का विषय है वो काफ़ी विवादित विषय रहा है, काफ़ी चर्चा वाला विषय रहा है, और इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क समय समय पर दिए जाते रहे हैं। चलिए अब जो है हम एक और आर्टिकल या कह सकते हैं एडिटोरियल देख लेते हैं जो हमारा संबंधित है पेज नंबर 7 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संबंधित है भारत में काम के अधिकार से, राइट टू वर्क से, और वर्तमान में कोविड-19 के दौर में जिस प्रकार से बेरोजगारी, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो शहरी रोजगार या ग्रामीण रोजगार जो घट रहे हैं, जो बेरोजगारी की जो समस्या है जो लगातार बढ़ती देखी जा रही है, उसी की पृष्ठभूमि में कई विद्वानों का ये तर्क है कि भारत में काम के अधिकार को, राइट टू वर्क को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। तो इस पूरे वाद विवाद को हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। संदर्भ मैंने आपको बताया कि कोविड-19 पृष्ठभूमि में व्यापक बेरोजगारी के चलते जो काम करने का अधिकार है उसको भारत में लागू किए जाने की बात कही जा रही है, और इस विषय को विभिन्न विद्वान विविध स्तरों पे विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके तहत अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो राइट टू वर्क, काम करने का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 41 यह कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में शिक्षा, सार्वजनिक सहायता और काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। अब अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो अनुच्छेद 41 है या जो डीपीएसपी है वह न्यायिक रूप से इसको जो है न्यायालय में जाके परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इसको संवैधानिक मूल अधिकारों में शामिल किए जाने की बात कही जाती रही है। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से, वैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में मनरेगा की उपस्थिति है, और इस माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विधिक अधिकार की गारंटी इसके माध्यम से दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, अगर मनरेगा को हटा दें, अगर मनरेगा कानून को निरस्त कर दिया जाए तो इस विधि को वापस लिए जाने की स्थिति में यह जो हमारा काम करने का विधिक अधिकार है ग्रामीण क्षेत्र में, वह भी जो है अप्रभावी हो जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान इसे संवैधानिक आधार, मूल अधिकारों में शामिल किए जाने की बात करते रहे हैं।
विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो मानवाधिकारों की घोषणा की गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया गया, उसमें भी जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा में काम करने के अधिकार को शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो वर्तमान संदर्भ में यह कहा जाता है कि जब से भारत ने 1991 के बाद से जब से भारत ने एलपीजी सुधारों को अपनाया है और इसके माध्यम से निजी क्षेत्र, बाजारी अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ है, उसी अनुपात में हमने समृद्धि तो बढ़ाई है, हमने ग्रोथ रेट तो बढ़ाई है, लेकिन इसी के अनुपात में अगर हम जीडीपी के अनुपात में रोजगार को देखें कि जीडीपी के कुल अनुपात में रोजगार कितने बढ़े, तो उस आधार पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं। इसमें कई सारे आलोचकों का ये मत है कि भारत द्वारा जो ग्रोथ की गई है, भारत द्वारा जो समृद्धि की गई है, वो एक प्रकार से जॉबलेस ग्रोथ के समान है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हम समृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में रोजगार सृजन नहीं कर रहे। और भारत में चूंकि जनसंख्या आधिक्य है और इस हिसाब से भारत में विशेष रूप से श्रम बाजार में जो है वो आधिक्य देखा जाता है और श्रम बाजार को भी उसी अनुपात में बाजार की शक्तियों के अधीन किया गया है। यही कारण है कि जब से श्रम बाजार बाजार की शक्तियों के अधीन हुआ है, उसके बाद से ही श्रमिकों के अधिकार की रक्षा का प्रश्न भी लगातार खड़ा किया जाता रहा है। इसके संदर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि भारत द्वारा चूंकि कल्याणकारी आदर्श के राज्य का या फिर कह सकते हैं एक वेलफेयर स्टेट के आदर्श को सामने रखा गया है, तो इसमें भी राज्य का एक दायित्व बनता है, राज्य का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे, और इसमें रोटी, कपड़ा और मकान तीनों शामिल किए जाते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान के तहत आप एक तरीके से काम करने के अधिकार को भी देख सकते हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान तभी सुनिश्चित होंगे जब व्यक्ति को निरंतर आधार पर या स्थायी आधार पर काम मिलता रहे, वो जो है रोजगार में रत रहे। तो इसके तहत जो है हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से व्यक्तियों के काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करें, और इसके तहत हमें प्रति जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में हमें ज़्यादा खर्च भी करना होगा। जिसके तहत हम थाईलैंड आदि के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे थाईलैंड ने एक तो नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए सभी को स्वास्थ्य, हेल्थ टू ऑल के आदर्श को सामने रखा, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। वहीं दूसरी ओर जब उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को यूनिवर्सल बना दिया, यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम को अपनाया, तो साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे रोजगारों को भी क्रिएट किया। तो सरकार द्वारा एक ही काम करने से दोहरे लाभों की प्राप्ति की जा सकती है, जिसमें एक ओर तो जो हमारे नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जा सकती हैं, वहीं दूसरी ओर जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको भी जो है सतत आधार पर रोजगार प्रदान किया जा सकता है। अब इसके संदर्भ में हम बहुत सारे दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि किस तरीके से काम के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके तहत सर्वाधिक जो बल दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें तो इसके संदर्भ में काम कर ही रही हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कि जो स्थानीय सरकारें हैं, जो पंचायतें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, जो पंचायतें हैं, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ आदि हैं, यूएलबीज़ आदि हैं, या फिर जो स्कूल कॉलेजेस आदि हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो भी जो है रोजगार उत्पन्न करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य करें। इसके तहत रोजगार वितरण को हमें डिसेंट्रलाइज करना होगा, विकेंद्रीकृत बनाना होगा। जैसे कि विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार व ट्रेनिंग, इसके तहत मनरेगा के समान ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक गारंटी देता है, उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, जो पंचायतें हैं, या फिर आप कह सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं,
वो भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने चाहिए। इसके तहत स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यों के लिए कूपन व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कार्य निर्धारित किए जा सकते हैं और इसके आधार पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग में पेंट करना, टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत करना आदि। इसके तहत मुख्य बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि जो काम करने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है वह मूल रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिसंपत्ति निर्माण, यानी जो हमारा एस्टेट का जो सृजन हो रहा है, जो हमारा पूंजी निर्माण हो रहा है, जो स्थायी संपत्ति का निर्माण हो रहा है, उस पे जो है ज़्यादा बल दिया जाए। जैसे कि तालाबों का निर्माण, स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण, शौचालयों का निर्माण आदि। इसके तहत हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की भी हम इसमें सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि उनके द्वारा ही पूंजीगत अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लाभ उठाया जाता रहा है। इसमें केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम मात्र रोजगार के अधिकार को ही सुनिश्चित करें, हम इसमें अच्छी मजदूरी दर को दे सकें। हम इसमें रोजगार के अधिकारों के तहत सभी वर्गों की, सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की रोजगार को सतत आधार पर सुनिश्चित कर सकें, उसमें किसी प्रकार के शोषण का कोई स्थान ना हो, इसको भी ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो मछली पालक हों, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, सबके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सरकारों द्वारा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है, उसमें सरकारें जो उनके क्षेत्र में जो वैकेंसीज हैं, जो उनके क्षेत्र में जो खाली पड़े सरकारी पद हैं, उनको भर के भी कर सकती हैं। जैसे कि स्कूल टीचर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि। इसके माध्यम से जो है हम ना केवल सरकारी सेवाओं का विस्तार कर पाएंगे, रोजगार को बढ़ावा दे पाएंगे, साथ ही साथ जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति कर पाएंगे। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार, इसके तहत आप शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर इसके तहत आप कौशल विकास आदि की भी बात कर सकते हैं। तो राज्य ये सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करा सकता है। इसके तहत जो है हमें जीडीपी का खर्च बढ़ाना होगा और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रोजगार भी दिया जा सकेगा। अब इसके तहत कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने श्रम सुधारों को तो ज़रूर किया है, लेकिन श्रम सुधारों के तहत ही जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से शोषण के शिकार ना हो, वो जो हैं बेहतर कार्य दशाओं को महसूस कर सकें, वो जो हैं बेहतर जो लिविंग वेजेस हैं, जो बेहतर हमारी मजदूरी की दरें हैं, वो जो हैं ज़्यादा अच्छी हो सकें, इसके लिए काम भी किए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें क्षमता वर्धन भी करना होगा, उनका कौशल उन्नयन भी करना होगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ऑटोमेशन का होने वाला है और इसमें कहीं व्यापक बेरोजगारी ना फैल जाए। इसके तहत आपको कुछ दार्शनिक दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें केवल और केवल काम का पूंजीवादी जो दृष्टिकोण है उसको दूर किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि केवल और केवल काम पर ध्यान दिया जाएगा तो इसके माध्यम से पूंजीवादियों द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं जो श्रम बल है उसका शोषण किया जा सकता है पूंजी के द्वारा। तो इस प्रकार की शोषण व्यवस्था लागू ना हो, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को आराम करने के लिए और व्यक्ति को मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8-8 का सिद्धांत जो है वो काफ़ी प्रचलित रहा है, जिसको हमें लागू किया जाना चाहिए, जिसके तहत 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की संकल्पना महत्वपूर्ण रूप से कही जाती है। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा जब हम बात करते हैं राइट टू वर्क के बारे में। और राइट टू वर्क जो है वो केवल ऐसा नहीं हो कि वो केवल विधिक आधार पर दिया जाए, वो संवैधानिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए और इसमें सरकारों को सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जैसे देश जो हैं वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की संकल्पना और आदर्श को सामने रखते हैं। तो ये हो गई हमारी बात काम करने के अधिकार के
रूप में। अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो हमारे एडिटोरियल पेज से लिया गया है और इसका संबंध पेज नंबर 6 से है और इसको हम जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संबंधित है हाल ही में चर्चा में रहे एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसमें रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में उसके एक मामले में उनको जेल में जाना पड़ा और इस जेल से बाहर आने के क्रम में वो हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बहुत जल्दी छोड़ दिया गया है। तो इसके संदर्भ में जिस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया गया उस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष है। इसको देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी जो 2018 के आत्महत्या को बढ़ावा दिए जाने के एक मामले के संदर्भ में जेल में थे, उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। लेकिन इसके तहत जिस प्रक्रिया का पालन किया गया उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। इसके तहत यह कहा जा रहा है कि जो जमानत की जो अर्जी थी उसको पहले जिला न्यायालय सेशन कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए थी। अगर वहां से बेल रिजेक्ट होती तब उसके बाद आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही जो पत्रकार हैं वो सीधे मुंबई हाई कोर्ट चले गए और जब मुंबई हाई कोर्ट ने यही बात कही कि आप जमानत की अर्जी की सुनवाई पहले सेशन कोर्ट में करवाएं और इस आधार पर उनकी जमानत याचिका जब खारिज कर दी गई तो उसके बावजूद वो सेशन कोर्ट नहीं गए, वो जिला न्यायालय नहीं गए, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करके उनको जमानत दे दी। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके के जो मामले हैं वो पहले भी देखे गए हैं, जिसमें कई सारे व्यक्तियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने स्वास्थ्य आधार पर, मानवीय आधार पर अपनी बेल की याचिका को दाखिल किया है, लेकिन उनकी इस तरीके से सुनवाई नहीं हुई जैसे कि इस मामले की हुई है, जैसे कि सुधा भारद्वाज की सुनवाई आदि। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यवाही की है उसको कई व्यक्ति मानवाधिकार संरक्षण के संदर्भ में एक चयनात्मक दृष्टिकोण के रूप में आलोचना कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों की सुनवाई को टाल दी या ऐसे मामलों की सुनवाई को करने से इनकार कर दिया जो सीधे सीधे मूल अधिकारों से संबंधित थे। इसके तहत आप चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन के काल में विविध प्रवासियों को असामान्य स्थितियों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में त्वरित आधार पर कार्यवाही नहीं की गई। यही कारण है कि इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जा रही है और इसके संदर्भ में न्यायपालिका द्वारा कार्य किए जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे आर्टिकल की जो संबंधित है पेज नंबर 6 से और यह भी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित किया जा सकता है। मूल रूप से संबंधित है मीडिया रेगुलेशन के। हाल के समय में सरकार का एक फैसला आया है जिसके तहत उन्होंने डिजिटल मीडिया को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आदि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया है और इसके माध्यम से जो मीडिया रेगुलेशन का विषय है, जो मीडिया स्वतंत्रता का विषय है, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो सरकार द्वारा जब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और करंट अफेयर पोर्टल्स आदि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाया गया, उसके बाद से ही सरकार के इस कार्य की अनेक आधारों पे आलोचना की जा रही है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके के फैसलों को लागू किया जाएगा तो इससे वर्तमान में जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर सरकारी प्रभाव बढ़ सकता है। इसके तहत जो स्वतंत्र आलोचना, जो रचनात्मक आलोचना वर्तमान में डिजिटल मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर देखी जाती है, वो अब कम हो सकती है क्योंकि इससे सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। साथ ही साथ जो भारत में जो बढ़ता हुआ, जो इमर्ज करता हुआ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन आदि, उन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इससे सीधे सीधे
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो एक मूल अधिकार है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और इससे सेंसरशिप भी बढ़ सकती है। आगे चलकर सरकार इसी आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सरकारी नियंत्रण में ला सकती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बहुत नकारात्मक रूप से आघात करने वाला कदम हो सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि जिस प्रकार से जो हमारी मीडिया है उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हैंडल किया जाता है, उसको विनियमित करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ जो टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री है या टीवी जो मीडिया है उसको न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं द्वारा जिस प्रकार से सेल्फ रेगुलेट किया जाता है, उसी तरीके से डिजिटल मीडिया को भी स्वतः विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत सरकारें चाहें तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना सकती हैं, कोई विनियामक प्राधिकरण बना सकती हैं सरकार से अलग, या फिर वो इसके संदर्भ में गाइडलाइंस आदि भी जारी कर सकती हैं। लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाना इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव ही डालने वाला होगा। इसके संदर्भ में यदि ऑनलाइन मीडिया कंटेंट को बनाने वाले और उनसे संबंधित जो हितधारक हैं वो यदि स्वयं इसके संदर्भ में कार्य करें तो वो ज़्यादा बेहतर उपाय होगा ऑनलाइन मीडिया के रेगुलेशन और विनियमन के संदर्भ में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और वो इस आर्टिकल में बताई गई हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन संबंधित है, देख लेते हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I स्कॉर्पियन पनडुब्बी विकास कार्यक्रम में हमले में सक्षम 10 नवीनतम पीढ़ी की अटैक बोट्स की परिकल्पना की गई है। दूसरा कथन है इस परियोजना के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। तीसरा है वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत कलावरी और खांडेरी 2 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये 3 कथन हैं, हम आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 की उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला जो कथन है वो गलत है। इसमें 6 पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना है और इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 2 और 3। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये 6 पनडुब्बियां हैं जिनका विकास किया जाना है 2022 तक, जिसमें INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, वागीर और वागशीर महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रीलिम्स को प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन से हैं? पितृत्व जांच, अपराधियों की पहचान, आनुवांशिक कमजोरियों का उपचार, शव की पहचान, आनुवांशिक औषधि के लिए प्रभावी दवाएं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 और 5। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वह पांचों के पांचों अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करती है और हाल के समय में इसके काफ़ी अनुप्रयोग भी देखे गए हैं, विशेष रूप से आपराधिक न्याय व्यवस्था में, विशेष रूप से अनुसंधान व विकास में, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के संदर्भ में इसकी महत्ता को हम देख सकते हैं। और इसके तहत ये पांचों के पांचों जो कथन हैं वह सही होंगे और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी शाखा टीके यानी वैक्सीन, टीका यानी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स की खोज से संबंधित है? लाल जैव प्रौद्योगिकी, ब्राउन यानी भूरी जैव प्रौद्योगिकी, वायलेट जैव प्रौद्योगिकी या ब्लू नीली जैव प्रौद्योगिकी। तो ये जो प्रौद्योगिकियां हैं ये चारों की चारों जो ऑप्शंस हैं ये संबंधित हैं बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग फील्ड से और इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान को बल दिया जाता है। तो यह बायोटेक्नोलॉजी की जो लाल जैव प्रौद्योगिकी होती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी होती है, वो संबंधित होती है वैक्सीन के डेवलपमेंट से और एंटीबायोटिक की
खोज से। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की खोज को जिस प्रकार से बल दिया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, लाल जैव प्रौद्योगिकी। इसको आप एक तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें रेड यानी लाल का संबंध होता है मेडिसिन क्षेत्र से, यानी दवाओं के क्षेत्र से, और ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जो सफेद बायोटेक्नोलॉजी होती है वो औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। जो हरे रंग की जैव प्रौद्योगिकी होती है वो कृषि से संबंधित होती है। जो नीले रंग की होती है वो मैरीन समुद्री जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित होती है। जो पीली होती है वो खाद और पोषण से संबंधित होती है। खाद्य और पोषण से संबंधित होती है। जो ग्रे कलर की होती है वो एनवायरमेंटल होती है, पर्यावरणीय होती है। जो गोल्ड कलर की होती है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि से संबंधित होती है। जो ब्राउन भूरी कलर की होती है वो डेजर्ट और ड्राई रीजन, जो शुष्क क्षेत्र हैं, उस शुष्क क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयोगों से संबंधित होती है। जो वायलेट बैंगनी रंग की होती है वो कानून, नीति शास्त्र और दर्शन संबंधित होती है। वहीं दूसरी ओर जो डार्क कलर की होती है वो बायो टेररिज्म, जिसमें विविध प्रकार के जो हमारे दवाएं आदि होती हैं, या आप कह सकते हैं विविध प्रकार के जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनका जो आतंकवाद के लिए प्रयोग किया जाता है, रसायन आदि, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर से संबंधित होती है। तो यह जो है समय समय पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन्मजात रोग, कॉन्जीनिटल डिसीज, वह रोग जो जन्म के बाद किसी के जीवन काल में हो सकता है। दूसरा कथन है अधिग्रहित रोग, एक्वायर्ड डिसीज, वह रोग जो जन्म के समय नवजात को उसकी मां से प्राप्त किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक ही, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है वो गलत हैं। मुख्य रूप से ये फिलिप हो गए हैं। जन्मजात रोग यानी ऐसे रोग जो जन्म के समय नवजात को उनकी मां से प्राप्त होते हैं, और अधिग्रहित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद किसी जीवन काल में हो सकते हैं। तो उल्टा होगा, ये कथन होगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो। तो यह जो है इसका आंसर है। अब जो है हम एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, या फिर 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व, वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की बात करते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं 36 से लेकर जो 51 तक के जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके विविध प्रावधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करने का प्रयास करते हैं। इसके तहत संसाधनों के समतामूलक वितरण की बात की जाती है। साथ ही साथ जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जा सकती है। इसमें आप अभी जो हमने चर्चा की राइट टू वर्क, इसकी भी चर्चा की जा सकती है। तो यह जो सारी बातें हैं वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की बातें करते हैं, जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायालय की अवमानना वह हथियार नहीं है जिसे सर्वोच्च न्यायालय को अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए प्रयोग करना चाहिए। टिप्पणी करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा है, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं महामारी और तालाबंदी की दोहरी मार से उबरने के लिए संघर्ष कर रही हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। क्या कोई नागरिक काम करने के अधिकार की मांग कर सकता है, और क्या यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वे रोजगार प्रदान करें? चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो यह दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो आज की चर्चा के आधार पर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के प्रयास के तहत हमारी ये कोशिश रही कि द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों की चर्चा
हम कर सकें। होपफुली आपको वीडियोस जो हमारे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।